गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी टीजीटी 2011 कॉमर्स पेपर के तीसरे पार्ट के 30 प्रश्नों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 61 के साथ, जो कि है टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, उच्च स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित हैं। ऑप्शन आर देयर: ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल; बी प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अध्यक्ष एवं संचालक मंडल; सी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक; डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। देखिए, किसी भी संस्था के प्रबंध को तीनों स्तर में बांटा जाता है: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो संस्था के दिशा निर्देशन एवं नीतियां बनाने में व्यस्त रहते हैं। और मध्य स्तरीय में नीतियों को लागू करवाया जाता है और निम्न स्तरीय में तंत्र के सभी कार्य के संपादन में सभी व्यक्ति लगे रहते हैं। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट में भी एज्यूम्ड प्रोफेशन बिकॉज, प्रबंध को पेशा माना जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन आर देयर: ए इट इज़ ए साइंस, ये एक विज्ञान है; बी इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है; सी इट इज़ पर्पजफुल, ये एक उद्देश्य परक है; डी इट कैन बी रिसीव्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, प्रबंध को विधि अथवा चिकित्सा पेशों की तरह का पेशा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रबंधकों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के इनके लिए कोई लाइसेंस नहीं होता, और ना ही प्रबंधकीय हेतु कोई डिग्री की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं, फिर भी प्रबंधन का कार्य करते हैं, परंतु वर्तमान समय को जटिल एवं गतिशील समस्याओं को सुलझाने में विशिष्ट प्रबंधकीय कौशल अर्जित करना आवश्यक होता है, और जो कि किससे हो सकता है? एक शिक्षण यानी ट्रेनिंग से, एजुकेशन से ही हो सकता है। तो इस प्रकार ये राइट ऑप्शन डी होगा कि ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज, प्रबंध है। ऑप्शन आर देयर: केवल साइंस है, ओनली साइंस; बी ओनली आर्ट; सी ओनली बिहेवियर, केवल व्यवहार; डी साइंस एंड आर्ट बोथ। तो मैनेजमेंट क्या है? इसमें साइंस की भी क्वालिटीज होती हैं और आर्ट की भी, तो इस तरह से राइट ऑप्शन इसका भी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस। कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य किया जाता है। ऑप्शन आर देयर: ए मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध में; बी बिजनेस मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध में; सी ऑर्गेनाइजेशन, उच्च स्तरीय प्रबंध में; डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज, व्यवसाय प्रबंध की विशेषता है। देखिए, प्रबंध की विशेषताओं में 4 ऑप्शन हैं। ए मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, प्रबंध एक प्रक्रिया है; बी मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है; सी मैनेजमेंट इज कलेक्टिव प्रोसेस, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया; डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 3 के तीनों आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य किया जाता है। द वर्क ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज इज इन। ऑप्शन आर देयर: ए मिडिल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, लो लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध में; टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध में; डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो भी कर्मचारियों को प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन सा होता है? उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत दिशा एवं नीति निर्देशन किया जाता है, और मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरवाइजर इज सेड टू दोज पर्सन, पर्यवेक्षक कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो। ऑप्शन आर देयर: ए कर्मचारी को कार्यभार सौंपते हुए साइन द वर्क टू एम्प्लॉयज; बी हु गिव्स द डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग वर्क, कार्य के संबंध में कर्मचारियों को निर्देश देते हैं; सी उत्पाद के गुणों को देखभाल करते, हु सीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट; और डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए, पर्यवेक्षक सामान्यतः मध्य स्तरीय के अंतर्गत आते हैं, जो कार्य के संबंध में कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इट इज एसेंशियल टू, भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन आर देयर: ए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन; बी इफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध व्यवस्था; सी अनस्किल्ड मैनेजमेंट, अकुशल प्रबंध; डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए,
इसका जो भारत में पूंजी निर्माण को दर बढ़ाने के लिए संस्था को कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ प्लानिंग इज, नियोजन का आधार है। देखिए नियोजन कैसे होगा, तो ऑप्शन आर देयर, ए मोटिवेशन और प्रेरणा, बी कंट्रोल नियंत्रण, सी फोरकास्टिंग पूर्वानुमान, डी ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ऑप्शंस में आप देखें कि नियोजन सर्वाधिक आधारभूत और सर्वव्यापी कार्य है। इसके अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्य व लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा इनकी प्राप्ति के लिए नीतियों, व्यूह रचनाओं, कार्यविधियों, प्रक्रियाओं, नियमों, कार्यक्रमों और बजटों का भी निर्माण किया जाता है। तो भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्ण जो है निर्धारण कौन करता है? नियोजन से ही किया जाता है, और इस प्रकार जो है सी इज द राइट आंसर, दैट इज फोरकास्टिंग पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, नियोजन का आधार, ए अथॉरिटी अधिकार, बी कम्युनिकेशन संप्रेषण, सी लीडरशिप नेतृत्व, डी कार्यक्रम। तो देखिए नियोजन का आधार क्या होगा? नियोजन का आधार डी प्रोग्राम होता है। किसी भी कार्यक्रम के बेसिस पर ही नियोजन करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल इज बेस्ड ऑन, नियंत्रण लागू होता है। नियंत्रण कहाँ पे लागू होता है? देखिए ऑप्शन आर देयर, ए ऑर्गेनाइजेशन संगठन पर, बी इंटरफेस हस्तक्षेप पर, सी प्लानिंग नियोजन पर, डी ऑर्गेनाइजेशन समन्वय पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, क्योंकि नियोजन एवं नियंत्रण कार्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और इसी कारण से इनकी तुलना एक जो है एक दूसरे के समकक्ष होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियंत्रण लागू होता है, कंट्रोल इज अप्लाइड ऑन लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध पर, बी ऑन मिडिल लेवल मैनेजमेंट मध्य स्तरीय प्रबंध पर, सी ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट उच्च स्तरीय प्रबंध पर, डी ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सभी स्तरों पर। तो देखिए नियंत्रण से आशय ऐसी कंटिन्यूअस प्रक्रिया से है जो एक प्रबंध को निर्धारित प्रमापों के अनुसार अपने अधीनस्थों से कार्य निष्पादन में सहायता करती। तो इस प्रकार से ये तीनों जगह पे पाया जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द बेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का आधार है। ऑप्शन आर देयर, ए डिसीजन मेकिंग निर्णयन, बी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, सी प्लानिंग नियोजन और डी डायरेक्शन निर्देशन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध का कार्य है। ऑप्शन आर देयर, ए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन, बी फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन, सी प्लानिंग प्रोसेस विनियोजन प्रक्रिया और डी मार्केट इन्वेस्टिगेशन बाजार अनुसंधान। तो देखिए प्रत्येक संगठन को उत्पादकता कुशल मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा होता है। मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन का कार्य होता है। नियुक्तियां एवं चयन मानव शक्ति के नियोजन, उसकी प्राप्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नत, उनके कार्य का मूल्यांकन तथा उनके विकास से ही संबंधित है, और इस प्रकार ये सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस, व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य है। ऑप्शन आर देयर, ए टू कीप सेव द लेटर्स फॉर फ्यूचर, पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, बी टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के वेतन आदि की गणना करना, सी टू कीप सेफ रिकॉर्ड्स एंड लेटर्स फॉर फ्यूचर, रिकॉर्ड को पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, डी नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज टू कीप सेफ रिकॉर्ड। ऑफिस का काम क्या होता है कि वो जो भी पत्र आए और रिकॉर्ड्स हों उनके पास में, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनको सुरक्षित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता होता है। ऑप्शन आर देयर, ए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, बी नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता, सी रियल अकाउंट वास्तविक खाता, डी सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट जो है फर्म के विघटन के समय आर्थिक चिट्ठे में जो भी संपत्तियां एवं दायित्व को ट्रांसफ़र किया जाता है, उन संपत्तियों के जो सेल करने पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है, और इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट या लॉस आता है, इसलिए ये एक नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, लेनदारों को भुगतान करने का परिणाम क्या होता है। देखिए ऑप्शन आर देयर, इंक्रीजिंग टोटल एसेट, कुल संपत्तियों में वृद्धि हो जाएगी, बी डिक्रीजिंग टोटल एसेट, कुल संपत्तियों में कमी हो जाएगी, सी कुल दायित्वों में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीजिंग टोटल लायबिलिटी, डी कुल दायित्व तथा कुल संपत्तियों में कमी हो जाएगी, डी
तो देखिए क्या होगा कि जब भी आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो आप समझिए पहले कि क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होगा एक तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, पेमेंट करने की वजह से आपके जो भी कैश है, जो कि करेंट एसेट है एक, तो वो भी कम हो जाएगी। इस तरह से दोनों में ही कमी आ जाएगी। तो डी जो हमारा है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इज यूज्ड, विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन आर देयर, इन डोमेस्टिक ट्रेड देसी व्यापार में, बी इन लोकल ट्रेड स्थानीय व्यापार में, सी इन फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार में, डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें जो बैंक ड्राफ्ट, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट का यूज होता है वो विदेशी व्यापार में होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट हिंड्रेंस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी। ऑप्शन आर देयर, ए एंट्री इन रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, खाते गलत पक्ष में लिखना, बी मिस्टेक इन टोटलिंग ऑफ अकाउंट, खातों गलत योग लगाना, सी कंपनसेटरी एरर क्षतिपूर्वक अशुद्धि, डी मिस्टेक इन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, खातों के शेष निकालने में गलती। तो देखिए क्षतिपूर्ति अशुद्धि के अंतर्गत एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि से समायोजित हो जाती है, इसलिए जो है इससे कोई भी बाधा तलपट मिलान में नहीं होगी। सी इज द राइट आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं। तो देखिए ऑप्शन आर देयर, सोल ट्रेड एकल व्यवसाय, बी पार्टनरशिप साझेदारी, सी कंपनी, डी ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि ये सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। नेक्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन आर देयर, ए 10, बी 7, सी 5, डी 2। तो डी इज द राइट आंसर, 2 मिनिमम संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर सोच आय और व्यय को का लेख दिखाता है। ऑप्शन आर देयर, ए ग्रॉस प्रॉफिट, बी नेट प्रॉफिट, सी फाइनेंशियल पोजीशन, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए वैसे तो आय और व्यय इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस होता है, सरप्लस, लेकिन सरप्लस को हम अगर दूसरे नाम से जानेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज मेड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब हुआ, 1932 में जो है बना था। तो ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो ये जो है डी इज द राइट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने दिया परिभाषा। तो ऑप्शन आर एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स, नन ऑफ दीज, डी। तो आपको मालूम है कि सन 1776 ईस्वी में जो है एडम स्मिथ ने ये एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये एडम स्मिथ ही थे जिन्हें हम जो है धन का इन्होंने डेफिनेशन दी, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान इन्होंने कहा, और इसके साथ ही इनको हम जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत में सबसे बड़ा बैंक है। तो ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, और डी इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ ओवरसीज। तो देखिए इसमें है क्या कि भारत की जो वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत सबसे बड़ा बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक ही है। सन 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास, इन सबको मिलाकर के इम्पीरियल बैंक की स्थापना करी गई थी। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम जो है नया बताया गया था, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ ए थिंग विच अ पर्सन विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत पर कम की जाती है, और ये परिभाषा किसने दी है। तो ए प्रोफेसर पेंसन, बी प्रोफेसर जेएस मिल, सी प्रोफेसर बेनहम, और डी प्रोफेसर मेयर। तो इसमें देखिए बेनहम के अनुसार जो है किसी वस्तु की योग एक दी हुई कीमत पर उस वस्तु का वो योग है जो उसकी कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी, ऐसा प्रोफेसर बेनहम ने कहा था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। ऑप्शन आर दे रहे, यूटिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तु की उपयोगिता, बी इनकम लेवल, आय स्तर, सी प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तु की कीमत, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए मांग को जो प्रभावित करने वाले ये 4 के 3 के ऊपर तीनों हैं, इस प्रकार डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
89 इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन आर देयर, ए मैनेजमेंट प्रबंधन द्वारा, बी गवर्नमेंट सरकार द्वारा, सी शेयर होल्डर अंशधारियों द्वारा, डी वर्कर कर्मचारियों द्वारा। तो देखिए जो प्रबंधन का कार्य होता है, प्रबंधन का जो अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षण का आशय किससे है कि जिसमें लेखा पुस्तकों की जांच संस्था कर्मचारियों से कराई जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए, दैट इज मैनेजमेंट। When there is minor change in price of commodity and is great change in demand, the demand of such a commodity, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होगा, मतलब यह है कि वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मांग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, तो क्या ऐसा किस कंडीशन में होता है? तो देखिए 5 तरह से होते हैं, आपको मालूम है कि परफेक्टली इनइलास्टिक, बी परफेक्ट इलास्टिक पूर्णतया लोचदार, सी इनइलास्टिक बेलोचदार, डी इलास्टिक, और एक होता है जो कि यूनिटरी इलास्टिक। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे मौजूद हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में ही हमें देखना है। तो क्या होगा इसका आंसर? दैट इज ये डी इलास्टिक, क्योंकि देखिए जब कभी प्राइसेस में थोड़े से चेंजेस आएंगे तो उससे डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, ये एक इलास्टिसिटी की निशानी है। जबकि जो ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है कि परफेक्टली इन इलास्टिक, देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइसेस के चेंज होने से इस पर कोई असर नहीं होता है, और बी परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? सेम प्राइस पर हम एक जो है मैक्सिमम डिमांड हम कर लेते हैं, लेकिन प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आएगा तो कुछ भी जो है उसकी डिमांड नहीं होगी। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर डी है, इलास्टिक लोचदार। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे हम आपको पार्ट 4 में इस सीरीज के, और टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.